हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत है मानव भूगोल में। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू मानव भूगोल में जुड़े रहने के लिए। अच्छे खासे व्यूज़ आप लोग दे रहे हैं और अब हम लोग इसी प्रेरणा के साथ मानव भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग विकास वाले चैप्टर पे आ चुके हैं। उससे पहले हम लोगों ने प्रवास वाला चैप्टर देख लिया, उससे पहले हमने जनसंख्या वाला चैप्टर देख लिया, उससे पहले हम लोगों ने नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद वाले विषय को देखा और उससे पहले मानव भूगोल की प्रकृति, उद्देश्य और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की थी। तो आज हम लोग विकास वाला जो अध्याय है उसी में हम लोग बात करेंगे कि विकास की जो सापेक्षिक अवस्थाएं हैं, अल्प विकसित और विकसित, तो इन देशों के बीच में बेसिकली मूलभूत अंतर क्या होता है, मतलब इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके आधार पर हम लोग किसी भी देश को अल्प विकसित अथवा विकसित कहते हैं या विकासशील कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों तीनों के बीच में अंतर जानेंगे। हालांकि विकासशील इन दोनों की ही मध्य की अवस्था है, तो हम लोग बीच की अवस्था के रूप में उसे मान लेंगे, परंतु जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा है उसके बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, जिन प्रतिमानों के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है कि इसे अल्प विकसित कहा जाएगा और इसे विकसित कहा जाएगा, इन दोनों के बीच क्या अंतर है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखते रहिए आप। सबसे पहले आप देखिएगा कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं या अन्य कोई विषय पढ़ते हैं या फिर राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं या फिर आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं, कई सारे विषयों के अंदर आप हमेशा ये वर्ड सुनते हैं, अल्प विकसित देश, विकसित देश या विकासशील देश, लेस डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। तो ये कौन से देश हैं, मतलब हम लोग किसके विषय में बात कर रहे हैं? जहां पर ये निम्न विशेषताएं पाई जाएगी हम उसे उस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे कि कौन सा देश अल्प विकसित, विकसित और विकासशील की श्रेणी में आता है। उससे पहले मैं आपको एक बात और कह दूं, मानव भूगोल में मैंने कई बार विभिन्न देशों के नाम लिए हैं, आज फिर से लूँगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में कई बार अलग अलग कंट्रीज़ के नेम आएंगे। एटलस देखते रहिएगा, हर कंट्री को सर्च करते रहिएगा और एटलस में आपको पता होना चाहिए किस देश की लोकेशन क्या है, आप बहुत जल्दी पकड़ कर लेंगे ज्योग्राफी में। तो सबसे पहली बात, हम लोग बेसिकली अंतर देख रहे हैं अल्प विकसित और विकसित देशों में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्प विकसित देशों में ऐसी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कम आय पाई जाएगी और अपर्याप्त पूंजी पाई जाएगी, मतलब जो पर पर्सन इनकम है या प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम होती है, मतलब लोगों की इनकम कम है। दूसरा, पूंजी भी अपर्याप्त है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपको राशि लगानी है या दूसरी चीज़ें लगानी है वो संपूर्ण पूंजी जो कैपिटल है उसकी भी कमी है। वहीं विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी और पूंजी भी तत्काल रूप से उपलब्ध होती है, तुरंत तैयार है। अल्प विकसित देशों में आप बैंक से लोन लेने जाइए तो आपको उतना बड़ा लोन नहीं मिलेगा। वहीं अगर विकसित देशों में अगर आप इंडस्ट्री के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपका तुरंत लोन पास होता है और आपकी इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये आ गया। फिर अगर हम लोग बात करें कि अल्प विकसित देशों में क्या होता है, अलग अलग देशों में पूंजी का वितरण भी असमान होता है। मतलब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कोलंबिया के अंदर 2.6% पॉपुलेशन के पास देश की 40% संपत्ति है, जबकि गेबोन में 1% लोगों के पास 56% संपत्ति है। ये वो देश हैं जो बिल्कुल अल्प विकसित हैं। इन देशों के अंदर क्या है, पूंजी का और आय का समान वितरण नहीं होकर के बहुत ज़्यादा असमानता है। हालांकि समानता तो कहीं नहीं हो सकती, परंतु ये असमानता की जो गैप है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है कि मात्र 1% जो लोग हैं उनके पास 50% संपत्ति। देखिएगा, अगर किसी देश में 100 किलोमीटर ज़मीन है और 100 लोग रहते हैं तो एक व्यक्ति के पास 50 किलोमीटर की ज़मीन हो गई, तो कितनी असमानता हो जाएगी। तो ये एक विशेषता है अल्प विकसित देशों की। वहीं हम लोग विकसित देशों की बात करें तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से इनकी तुलना में संपत्ति का वितरण थोड़ा समान रूप से होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर इन्होंने यूएसए का एग्जाम्पल लिया है कि यूएसए के अंदर क्या है, प्रति श्रम संख्या के पास राष्ट्रीय संपत्ति का मतलब 10% जो श्रम संख्या है उसके पास राष्ट्रीय संपत्ति का 27% हिस्सा है। ये अपेक्षाकृत समानता हुई, परंतु यहाँ पर हम लोग एक बात और देख लें कि सभी जगह अगर आप देख लें कि भाई 100 है तो सबको एक एक मिल जाए, तो इतनी समानता भी किसी देश में नहीं हो सकती है। जब रूस का विभाजन हुआ था या यूँ कहें यूएसएसआर का जब विभाजन हुआ था वो इसी बेस पे हुआ था कि हमें इस असमानता के गैप को कम करना है।
परंतु दुनिया का ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि असमानता को बिल्कुल इक्वल कर दे या बिल्कुल बराबर कर दे। नहीं, असमानता छोटी बड़ी मात्रा में सभी जगह पाई जाएगी, परंतु कम ज़्यादा को हम लोग अपनी नीतियों के माध्यम से कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जो अल्प विकसित देश हैं या जो अविकसित देश हैं, वहाँ पर प्राथमिक उद्योगों या प्राथमिक क्रियाकलापों जैसे एग्रीकल्चर हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इन सब का योगदान ज़्यादा होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। वहीं जो विकसित देश होंगे वहाँ क्या होगा, वहाँ पर विनिर्माण उद्योग जो होंगे, ठीक है, वो हो गए, सेवा क्षेत्र हो गए, और इन कार्यों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप लोग देखिएगा कि जितने भी ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, गेबोन हो गया, जायरे हो गया, युगांडा हो गया, और सूडान हो गया, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हुए, या फिर हम लोग बात करें कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो आप देखिएगा इक्वेटोरियल गिनी हो गया, क्वेटो हो गया, इक्वेडोर हो गया, ये जो कंट्री है, उसके पास में कोलंबिया हो गया। ये सारे के सारे कंट्रीज़ में क्या होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर ही एक बड़ा व्यवसाय है, किसी न किसी रूप में कृषि एक बड़ा व्यवसाय हो जाता है। आप देखिएगा हम लोग इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल करते हैं। पशुपालन भी कृषि का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में सिर्फ इसी चीज़ का योगदान है। वहीं जब हम लोग बड़े देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, ओशानिया की बात करें, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ मतलब विनिर्माण जो उद्योग हैं वो ज़्यादा है, सेवा कार्य जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, सर्विस जो टाइप होता है वो ज़्यादा हो रहा है। अब आप देखिए कि सेवा कार्यों में आप देखिए गूगल कहाँ की है, अमेरिका की, फेसबुक ये कहाँ की है, ये अमेरिका की। तो ये सभी के सभी इन सभी का योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि कार्य में संलग्न है, और यहाँ पर जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत भाग होता है जो कृषि कार्यों में संलग्न होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे एक बड़ी जनसंख्या है वो इस खेत में लगी हुई है जहाँ पर 4 लोगों की आवश्यकता है, 10 लोग इसी में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो वो 4 के हिसाब से ही होगा, क्योंकि जितनी उसमें उसका पोटेंशियल है भूमि का, एक भूमि को आप बेस्ट से बेस्ट आप उसमें खाद दे दीजिए, सिंचाई दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, वो आपको 100 किलो गेहूँ देगी। क्लियर है। अब ये बेस्ट से बेस्ट देने के लिए आपके पास 4 लोग पर्याप्त होते हैं, लेकिन 10 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो 100 के 200 तो नहीं हो सकते, तो उसमें ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड की भी एक कैपेसिटी है। तो अविकसित देशों में या अल्प विकसित देशों में लगभग 70% जो लोग हैं वो एग्रो बेस्ड कार्यों में लगे हुए हैं। वहीं जो बहुत विकसित देश हैं वहाँ पर एग्रो बेस्ड कार्यों में जनसंख्या बहुत सीमित लगी हुई है, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतनी ही। अन्य जो लोग हैं उत्पादन के दूसरे साधनों में लगे हुए हैं जो देश के विकास में कार्य करते हैं। फिर आप देखिएगा कि अल्प विकसित या अविकसित देशों में क्या होगा, जो कृषि है वो स्वावलंबी आधार पर होगी। मेरा खेत मैं देख रहा हूँ आराम से चलती रह रही है, और अकुशल पद्धति मतलब कोई बहुत अच्छी पद्धति से नहीं, कौशल के साथ नहीं किया जा रहा, बस खेती करनी है, बस वो खेती हो रही है। खेतों का आकार भी छोटा होगा, यंत्र भी कम से कम होंगे, और प्रति एकड़ की उपज भी कम हो जाएगी। आप एग्जाम्पल लीजिए ना, आप कनेक्ट कर पाएंगे। बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक ही परिवार के अंदर ये सोचिए 10 बीघा ज़मीन है, उस एक परिवार में 5 भाई और 5 भाइयों की अलग अलग संतान है। पहले तो उस 10 बीघा ज़मीन के 5-5 टुकड़े 2-2 बीघा में, फिर एक भाई के 2-2 बच्चे, तो उस 2 बीघा का भी 1 बीघा हो गया। तो जहाँ पर बड़ा लैंड होता है, बड़ी भूमि होती है, वहाँ पर आप बड़े से बड़े उपकरण लगा करके और ज़्यादा उत्पादकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन छोटे देशों में होता यह है कि भूमि का टुकड़ा बहुत छोटा सा हो जाएगा, उस पर आप यंत्रों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर उपज भी कम आएगी। वहीं अगर हम लोग विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर कुशल कृषि की जाती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर किया जाता है, वहाँ पर यंत्रों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। आप देखिएगा यूएसए की जो प्रेरी के मैदान है, वहाँ पर जो खेत है वहाँ पर दवाओं का छिड़काव भी हेलीकॉप्टर से होता है, उपयोग किया जा रहा है ना, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स का, हार्वेस्टर का, इन सभी का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा है। तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है। 1 बीघा वहाँ का और यहाँ का 1 बीघा में अगर ये 100 किलो गेहूँ दे रहा है तो वो 150 किलो से ज़्यादा, मतलब वहाँ पर अच्छा उत्पादन हो रहा है, उत्पादकता भी अच्छी हो जाती है भूमि की। फिर अगर हम लोग बात करें कि जो अल्प विकसित या अविकसित जो देश होंगे वहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण होता है। 80%, 70%, 60% से ज़्यादा जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, और यही एक कारण है कि वहाँ पर विकास कम हो पाता है, बिकॉज गाँव का एक पोटेंशियल है। गाँव में इंडस्ट्री तो है नहीं,
तो गांव में आप क्या कर सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं अथवा खेती कर सकते हैं या फिर अन्य छोटे मोटे व्यवसायों में आप लग सकते हैं। परंतु जो अधिक बड़े देश हैं या विकसित देश हैं, वहाँ पर 70% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो नगरों में बेस्ड है। तो आप देखिएगा कि नगरों के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर वो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर या अलग अलग प्रकार के उद्योगों के अंदर वो संलग्न रहते हैं और अपने कार्यों को उस प्रकार से करते हैं। तो कुल मिला के अविकसित और विकसित दोनों ही देशों में जो सबसे बड़ा अंतर रहेगा कि ये ग्रामीण समाज है और ये नगरीय समाज है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जीवन प्रत्याशा की अगर हम लोग बात करें कि जो अविकसित समाज होगा या फिर यूँ कहें अविकसित या अल्प विकसित जो देश होंगे उसमें ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर होगी, मतलब पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं और मर भी ज़्यादा रहे हैं। तो फिर जीवन प्रत्याशा क्या हो जाएगी, जीवन प्रत्याशा बिलो हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि बच्चों की अधिकता होती है और ऊंची प्राकृतिक वृद्धि दर होती है। मतलब जैसे क्या होता है कि पैदा ज़्यादा हुए मर भी ज़्यादा गए, और कई बार अगर लोग कम मर रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए, तो प्राकृतिक वृद्धि दर ज़्यादा होती है। वहीं जब विकसित देशों की बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की दोनों नीचे होती है, तो जीवन प्रत्याशा ऊंची होती है। जीवन प्रत्याशा मतलब होता है आपने ओवरऑल औसत आपका जो लाइफ का समय है वो कितना है। जैसे भारत की हम लोग बात करते हैं तो जीवन प्रत्याशा 69 ईयर्स के आसपास की हम लोग कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अगला कि अपर्याप्त और असंतुलित आहार के परिणाम स्वरूप प्रोटीन के उपभोग की मात्रा कम होती है और कुपोषण सामान्य रूप से पाया जाता है अविकसित और अल्प विकसित देशों में। प्रोटीन की मात्रा कम है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी उतनी है नहीं, एग्रीकल्चर भी उतना कुशल नहीं हो रहा है, तो आहार जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है और बच्चों में कुपोषण भी अधिक होता है। वहीं विकसित देशों में बात करें तो वहाँ पर पर्याप्त भोजन प्राप्त हो रहा है और संतुलित आहार उन्हें मिल रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं संक्रमण और श्वास तथा परजीवी बीमारियां सामान्य रूप से पाई जाती है अल्प विकसित देशों में और अल्प चिकित्सा की सुविधाएं पाई जाती है। आप देखिएगा अफ्रीकी कंट्रीज़ के अंदर इस तरह के जो संक्रमण वाले जो रोग हैं वो ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पर अच्छी चिकित्सा व्यवस्थाएं भी नहीं हैं। तो ये अल्प विकसित और अविकसित देशों का भी एक ये विशेषता भी है। और फिर हम लोग बात करें कि विकसित देशों में बीमारियां भी कम है और चिकित्सा सेवाएं भी बहुत हाई टेक और बहुत ज़्यादा अच्छी है कि सामान्य जो फ्लू है ये तो वो लोग मतलब अच्छे कंट्रीज़ में जहाँ पे चिकित्सा अच्छी है वहाँ पर एक दवाई और 2 दवाई में ये काम हो जाता है, लेकिन वहीं जो छोटे देश हैं तो सामान्य संक्रमण से भी वहाँ के लोग कई बार मर जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अल्प विकसित देशों में और क्या होगा, अत्यधिक भीड़ भाड़ होगी, छोटे छोटे मकान होंगे, सार्वजनिक सेवाएं कम होगी और साफ़ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होगी। वहीं विकसित देशों में सामान्य रूप से सामाजिक दशाएं अच्छी होती है, उच्च स्तर की सामाजिक सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है, सफाई व्यवस्था और पर्याप्त मकानों के लिए ज़मीन भी प्रॉपर होती है, वेंटिलेशन प्रॉपर होता है। आप देखते हैं कि दिल्ली में या मुंबई के अंदर जो स्लम एरिया है वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मतलब वो बहुत छोटे छोटे से मकानों में, बिना वेंटिलेशन के मकानों में, गंदगी में, और वहाँ उन्हें रहना पड़ रहा है। वहीं आप भारत के अंदर ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, साउथ दिल्ली का एग्जांपल देख लीजिए, तो वहाँ बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े मकान। तो ये विकसित और अविकसित के अंदर एक प्रतिमान ये भी होता है अंतर करने का। फिर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रतिमान है वो है शिक्षा की सुविधा। तो शिक्षा की सुविधा अल्प विकसित देशों में अपर्याप्त होती है। जनसंख्या में कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक होने से तकनीकी ज्ञान भी यहाँ पर कम हो पाता है। जैसे हम लोग देखें कि अफ्रीका के कुछ कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे इस 80 से 90%, 80 to 90% पॉपुलेशन ही अनपढ़ है। आप सोचिएगा तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान कैसे लेंगे, नए इनोवेशंस कैसे करेंगे, नई इंडस्ट्री लगाएंगे कैसे और उसे रन कैसे करेंगे, ये एक समस्या आती है। वहीं विकसित देशों में शिक्षा की सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है और वहाँ पे निरक्षरों की संख्या बहुत कम होने के कारण सभी लोग साक्षर हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो उन्नत तकनीकी में अपना योगदान देते हैं। अच्छी शिक्षा का उपयोग वो सभी जगह, ये जो हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं इन सभी जगह हम लोग अच्छी शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी जो है एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है। साफ़ सफाई का ध्यान हो गया, चाहे बीमारियों का ध्यान हो गया, या फिर जो अन्य जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर की जा सकती है। विकसित देशों में प्रायः अच्छी शिक्षा की सुविधा है, वहीं अविकसित देशों में ये एक सबसे बड़ी कमी है। एक अंतिम अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, इसे हम लोग सार्वभौमिक नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता है कि
अल्प विकसित समाजों में या अविकसित समाजों में स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफ़ी निम्न समझी जाती है। वहीं विकसित समाजों में पुरुषों के बराबर स्त्रियां काम भी करती है और उनकी सामाजिक स्थिति भी सामान्य रूप से पुरुषों के बराबर ही होती है। हालांकि अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में इसके आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे, इसे हम सार्वभौमिक नहीं कर सकते हैं। ये एक मेजर अंतर था अल्प विकसित देशों में और विकसित देशों में। अब मैं आपको एक बार इन शॉर्ट विकासशील जो कंट्री है उसको मैं इसके बीच में सेट करता हूँ और अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जांपल से इसे हम लोग सम अप करते हैं। अल्प विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय यहाँ कम है और विकसित देशों में ज़्यादा है, वहीं विकासशील देशों में ये बीच की अवस्था पाई जाती है। अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय मतलब बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, 1000, 2000 या 3000 रुपये वार्षिक। वहीं हम लोग भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे 20,000, 25,000 रुपये वार्षिक, या यूँ कहें कि यहाँ पर हमें 50,000, 60,000, 70,000 रुपये वार्षिक। वही विकसित देशों की बात करते हैं, अमेरिका की, यूरोप की, और वहाँ पे तो लाखों के अंदर प्रति व्यक्ति आय हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पूंजी का वितरण असमान है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका के कंट्रियों का एग्जाम्पल हम लोग भारत देखिएगा। जब हम लोग अल्प विकसित देशों की बात करें तो मैं सिर्फ अफ्रीका का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अफ्रीका ही है। अफ्रीका जैसे अन्य कंट्री भी हैं, एशिया के अंदर जो प्रशांत महासागरीय द्वीप है, मोलिनेशिया, पेलिनेशिया, उनको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे देश हैं, उन्हें भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे अल्प विकसित या अविकसित देशों में। वही हम लोग विकासशील देशों में भारत को ले सकते हैं, चीन। हालांकि अभी भारत और चीन तो विकसित देशों की श्रेणी में जा रहे हैं, परंतु भारत को देख लीजिए तो आप ज़्यादा इसे कनेक्ट कर पाएंगे। भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, तो ये साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, ये जो ब्रिक्स कंट्री है, इन्हें हम लोग विकासशील देशों की श्रेणी में अध्ययन करते हैं। और वहीं विकसित देशों में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, खास तौर से पश्चिमी यूरोपीय देश जिसमें ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन देशों को हम लोग, कनाडा हो गया, इन देशों को हम लोग विकसित देशों की श्रेणी में रख सकते हैं। अब जैसे अल्प विकसित देशों में क्या है कि प्राथमिक उद्योग, और यहाँ क्या है विनिर्माण उद्योग। वहीं बीच के जो विकासशील देश है जैसे भारत है, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एग्रो बेस्ड भी है, विकासशील भी है, और सेवा क्षेत्र में IT सेक्टर को आप देखिएगा तो भारत में काफ़ी उन्नत है। तो यहाँ बीच की अवस्था पाई जाती है। यहाँ ये बोलते हैं कि 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, यहाँ बोलते हैं कि ये 70% पॉपुलेशन उद्योगों में है। लेकिन भारत के अंदर हम देखते हैं कि अब एग्रो बेस्ड इकोनॉमी धीरे धीरे कम होती जा रही है। 50%, 45% लोग इसमें शामिल हैं, और धीरे धीरे लोग सेवा क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। तो ये सभी की सभी विशेषताओं में अल्प विकसित और विकसित देशों की जो बीच की अवस्था रहेगी वो विकासशील देशों के अंदर पाई जाती है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अल्प विकसित, विकासशील और विकसित देशों के बीच में एक बड़ा अंतर जो कि आप समझ पाए होंगे। तो आप इसी तरह से जब भी हम लोग पढ़ेंगे, जब भी आपको विकासशील, विकसित और अल्प विकसित देशों का नाम लिया जाए तो आप इसी प्रकार से इन्हें आपस में कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके हर विषय में काम आती है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, तो आप एक बार इसे वापस रीड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर पॉज करके वीडियो को एक एक लाइन को दोबारा पढ़िएगा ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विकास के एक अंतिम टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।